कहानी की शुरुआत एक धमाकेदार इंट्रो कार्ड से होती है। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है तियानशुआन वर्ल्ड, चिंगजो क्षेत्र और मो सेक्ट का रहस्यमयी ठिकाना दानचिंग पर्वत। पृष्ठभूमि में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपे एक कल्ट की गूंज सुनाई दे रही है। अगले ही पल कैमरे का एंगल बदलता है और हम देखते हैं कि अंधेरी रात में मो सेक्ट की सीनियर कल्टिवेटर लू डोंगली अपनी नई और नन्ही शिष्या श्याओ च्यू को पीठ पर लादे दानचिंग पर्वत की सीमा पर पहुंच चुकी है। डोंगली उसे कड़क आवाज में हिदायत देती है, श्याओ च्यू सीधे देखो, यहाँ वहाँ मत ताको। और मासूम बच्ची सहमकर बोलती है, ओके। अगले ही दृश्य में पूर्णिमा के विशाल डरावने चांद के नीचे पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ एक लंबा, संकरा और खौफनाक रास्ता दिखाई देता है जो सीधे मो सेक्ट के मुख्य द्वार की ओर जाता है। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए लू डोंगली अपनी शिष्या को सेक्ट के तौर तरीके सिखाना शुरू करती है। डोंगली बड़े ही प्यार से कहती है कि चूंकि श्याओ च्यू पहली बार यहाँ आ रही है, इसलिए उसे यहाँ के नियमों और माहौल को अच्छे से समझ लेना चाहिए। डोंगली का चेहरा स्क्रीन पर आता है, सुंदर, शांत, लेकिन नियमों को लेकर बेहद गंभीर। श्याओ च्यू अपनी मास्टर की बातें सुनकर खुशी से अपनी आंखें बंद कर मुंह खोलकर चहकती है, मैं बहुत ध्यान से सुनूंगी मास्टर। पॉइंट भी। लेकिन जैसे ही डोंगली नियम सुनाना शुरू करती है, स्क्रीन पर अजीबोगरीब कोड्स और सिंबल तैरने लगते हैं। नियम इतने उबाऊ है कि श्याओ च्यू के सिर के ऊपर 4 क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, मानो उसका दिमाग चकरा गया हो। डोंगली बात घुमाते हुए कहती है, चलो नियम खत्म, अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर। पॉइंट पी। डोंगली बताती है कि उनके पूरे मो सेक्ट में सिर्फ 10 लोग हैं। उसके खुद के 6 चेले हैं और एक चेला सेक्ट लीडर का है। डोंगली का साइड प्रोफाइल लुक दिखता है जहां वो बेहद संजीदा होकर कहती है कि सेक्ट लीडर उसका सगा बड़ा भाई है जो उससे 6 साल बड़ा है, इसलिए उसका बहुत आदर करना होगा। लेकिन तभी वो एक सस्पेंस छोड़ती है, तुम कभी उसके साथ अकेले नहीं रहोगी। अगले ही पल श्याओ च्यू के दिमाग में एक डरावने राक्षस की इमेज बनती है जिसके नुकीले दांत और लाल आंखें हैं, जो उसके पीछे खड़ा है। श्याओ च्यू डर के मारे कांपते हुए सोचती है, क्या सेक्ट लीडर छोटे बच्चों को खाते हैं? पॉइंट भी। डोंगली गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करती है और कहती है, नहीं, वो बच्चों को नहीं खाते। पर बात उससे भी बदतर है, उनका दिमाग थोड़ा ढीला है। स्क्रीन पर फ्लैशबैक सीन आता है। कल्ट लीडर एक लकड़ी के ऊंचे स्टूल पर खड़ा होकर आसमान की तरफ हाथ फैलाकर चिल्ला रहा है, ये सब एक गेम है और मैं इसमें फंस गया हूँ। और नीचे खड़ी डोंगली 2 चोटियों के साथ बचपन के रूप में उसे अजीब नजरों से देख रही है। डोंगली बताती है कि उसका भाई हमेशा ऐसी ही फालतू बकवास करता रहता है। अगले सीन में कल्ट लीडर माता पिता के स्मारक के सामने घुटनों के बल बैठकर पीले कुशन पर सर रखकर फूट फूट कर रो रहा है। वो रोते हुए कहता है, मैं 40 साल से ज्यादा जी चुका हूँ। तभी डोंगली का चेहरा गुस्से और खीज से लाल हो जाता है और वो चिल्लाती है, भैया आप अभी सिर्फ 19 साल के हो। डोंगली अपनी पीठ पर श्याओ च्यू को लिए आगे बढ़ती हुई ठान लेती है कि चूंकि भाई का दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है और पूरा सेक्ट सिर्फ डोंगली की कल्टीवेशन के दम पर टिका है, इसलिए वो इतनी शक्तिशाली बनेगी ताकि कोई उसके भाई को छू भी न सके। तभी अचानक श्याओ च्यू को सामने चट्टान पर एक आकृति दिखती है। वो पूछती है, क्या वो सेक्ट लीडर है? ओह बूम, एक जबरदस्त फुल पेज पैनल आता है। विशाल पूर्णिमा के चांद के ठीक सामने एक चट्टान के ऊपर हवा में उड़ते लंबे बालों और कड़क पोज के साथ एक रहस्यमयी शख्स खड़ा है। डोंगली चिल्लाती है, भैया वो शख्स लू चाओगे। बेहद स्टाइल से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हवा में पत्ते तैरने लगते हैं। वो गरजता है, अगर आसमान ने मुझे यानी लू चाओगे को पैदा न किया होता तो ये दुनिया लाखों सालों तक अंधेरे में रहती। डोंगली गुस्से में अपना चेहरा छिपा लेती है और श्याओ च्यू का मुंह बंद करते हुए कहती है, इसे मत सुनो। लेकिन श्याओ च्यू की आंखों में तो दिल बन चुके हैं। वो उसकी दीवानी हो चुकी है और चिल्लाती है, वाह कितने हैंडसम है। लू चाओगे पूरी थसक के साथ श्याओ च्यू की तरफ देखता है और कहता है, बच्ची तुम खुशकिस्मत हो जो मो सेक्ट में आई, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये सुनते ही डोंगली का चेहरा पूरी तरह काले साए में डूब जाता है। क्लासिक एनिमे एम्बैरेसमेंट लुक। वो सोचती है, हमारा सेक्ट तो टॉप 300 में भी नहीं आता। भाई कितने बेशर्म है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। श्याओ च्यू को इस पागलपन से बचाने के लिए डोंगली तुरंत उसे अपनी गोद में उठाती है और बहाना बनाती है, भैया इसे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। श्याओ च्यू डोंगली की गोद में जाते हुए पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करती है और बोलती है, अंकल सेक्ट लीडर। डोंगली का बिना आंखों वाला डरावना चेहरा स्क्रीन पर आता है और वो फुसफुसाती है, पीछे देखना। जैसे ही वो दोनों जाती है, कैमरा लू चाओगे के चेहरे पर जूम करता है। उसके चेहरे पर एक बेहद शातिर और गहरी मुस्कान है। हवा का जादुई मंत्र शांत हो जाता है। अब लू चाओगे का असली रूप सामने आता है। उसकी आंखों के सामने एक अदृश्य आरपीजी अल्टिवेशन स्क्रीन खुलती है। वो श्याओ च्यू के स्टैट्स देखता है
और सोचता है कि डोंगली शाओलीजी एक कमाल का हीरा ढूंढ कर लाई है जिसके सारे स्टैट्स बहुत हाई हैं और लक स्कोर पूरे 9 पर है। अंतिम पेजों पर लू चाओगे का क्लोजअप आता है, बेहद गंभीर, तेज आंखें और एक शातिर दिमाग। स्क्रीन पर बड़े बड़े टेक्स्ट बॉक्स आते हैं जो बताते हैं कि तियानशुआन वर्ल्ड असल में 22वीं सदी का सबसे बड़ा वर्चुअल गेम है जिसमें चाओगे पिछले 21 सालों से बिना किसी चीट कोड के फंसा हुआ था। तभी उसके सामने एक ब्लू कल्टीवेशन सिस्टम पॉपअप विंडो चमकती है। बीटा टेस्टिंग स्टेज जल्द ही शुरू होने वाला है, कुछ स्पेशल फंक्शन अनलॉक हो गए हैं। चाओगे एक कातिलाना मुस्कान के साथ कहता है बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। हमारे हीरो को अपने कैरेक्टर स्टैट्स पैनल को देखने का अधिकार मिल जाता है। सामने स्क्रीन पर चेक का बटन चमक रहा है। जैसे ही वो बटन दबाता है सिस्टम से एक आवाज गूंजती है, डिंग। अब लू चाओगे का पूरा कच्चा चिपटा सामने है। वो लेवल 10 पर है, उसकी हेल्थ 510 है, चार्म पूरे 10 लेवल पर मैक्स है, लेकिन उसकी किस्मत लक 3.154 यानी पाई की वैल्यू पर हमेशा के लिए अटक चुकी है। सिस्टम उसकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है, एक बेहद हैंडसम लेकिन बिल्कुल बेकार किरदार। लू चाओगे अपना पसीना पोंछते हुए सोचता है कि बाकी सब तो ठीक है, उन्हें वो लेवल अप कर लेगा, लेकिन ये पाई जैसी दिखने वाली किस्मत की वैल्यू क्या बकवास है। हमारा हीरो थोड़ा ढीठ है। वो मुस्कुराकर खुद से कहता है, कमजोरी तो कुछ समय की होती है लेकिन हैंडसम होना हमेशा के लिए है। वो खुश है कि कम से कम सिस्टम ने उसकी शक्ल को तो परफेक्ट माना। तभी स्क्रीन बदलती है और एक नया काउंटडाउन शुरू होता है। पृथ्वी के दिनों के हिसाब से बीटा टेस्टिंग स्टेज शुरू होने में सिर्फ 30 दिन बचे हैं। लू चाओगे हिसाब लगाता है कि पृथ्वी के 30 दिन का मतलब इस तियानशुआन दुनिया के 300 दिन है, यानी ठीक 300 दिनों बाद यहाँ धरती से 9 प्लेयर्स नवागंतुक खिलाड़ी आने वाले हैं। ये शब्द सुनकर वो पुरानी यादों में खो जाता है। एक वक्त था जब वो भी उसी दुनिया का हिस्सा था जिससे अब उसका कोई जुड़ाव नहीं बचा है। वो हमें बताता है कि पिछले जन्म में वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि एक बेहद अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का था जिससे सब जलते थे। वो जिस फीमेल स्ट्रीमर या कॉप स्लेयर को चाहता उसे पा सकता था। वो सीन में फ्लैशबैक दिखता है जहाँ वो लड़कियों के बीच ऐश कर रहा है। वो मानता है कि गेम्स में भी उसके पास सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, पैसे की पावर। वो गेम में चिल्लाता था कि तुम्हारी तरह पागलों की तरह मेहनत करने के बजाय मैं सीधे लाखों रुपए उड़ाता हूँ ताकि मॉन्स्टर्स मुझे छू भी न सके। लेकिन जब उसकी टीम हारती तो वो गुस्से में उन्हें कचरा बोलकर गाली देता था। एक दिन जब वो घर आकर अपनी माँ और डैड से खाना मांगता है तो पूरे आलीशान बंगले और स्विमिंग पूल के पास सन्नाटा छाया होता है। वहाँ कोई नहीं था। सच्चाई ये थी कि उसके माता पिता इतने अमीर थे कि उन्होंने घर आना ही बंद कर दिया था। वो बस एक बार अपने तलाक के कागजात लेने आए थे। वो उदास होकर कहता है, मैं एक ऐसा अनाथ था जिसके माता पिता जिंदा थे। उनका आपस में रिश्ता सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन और पैसों की बात करने तक सीमित था। वो उनके पास फोन करता तो वो कभी नहीं उठाते। उसे नहीं पता था कि वो दुनिया के किस कोने में है। इस अकेली और खोखली जिंदगी की वजह से उसका हर चीज से भरोसा उठ चुका था क्योंकि उसके पास वो सब कुछ था जो वो खरीद सकता था, लेकिन असल में उसने वो सब खो दिया था जो उसका अपना था। अचानक उसका पुराना शरीर डिजिटल पार्टिकल्स में टूटने लगता है और वो एक तेज सफेद रोशनी में समा जाता है। जब उसकी आंखें दोबारा खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। सामने एक मुस्कुराता हुआ कपल उसे देख रहा है। पिता खुशी से कहते हैं, चलो देखते हैं हमारे बेटे का नाम क्या होगा। इस बाहर सुबह का खूबसूरत नजारा है, चिड़िया चहक रही हैं। माँ प्यार से कहती है, इसका नाम लू चाओगे रखते हैं। चाओ यानी सुबह, गे यानी गाना। नन्हा बच्चा अपनी माँ की उंगली चूस रहा है और माता पिता प्यार से उसका नाम पुकार रहे हैं। लू चाओगे सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि पुनर्जन्म के बाद उसे वो चीज मिलेगी जिसके लिए वो पिछले जन्म में तरसता रहा, सच्चा प्यार और परिवार का स्नेह। अचानक 20 साल बाद फिर से वही सिस्टम प्रकट होता है। मिशन फंक्शन अनलॉक हो गया है, क्या आप सेक्ट मिशन स्वीकार करेंगे? लू चाओगे सोचता है कि उसने पिछले 20 सालों में बहुत एक्सपीरियंस कमाया है लेकिन वो लेवल अप नहीं कर पा रहा था। वो तुरंत एक्सेप्ट पर क्लिक करता है क्योंकि केवल एक बेवकूफ ही इस मौके को छोड़ेगा। सिस्टम उसके सेक्ट को स्कैन करता है और घोषणा करता है, आपकी पहचान की पुष्टि हो गई है, आप है मो सेक्ट के सेक्ट लीडर। उसे अपना मुख्य मिशन मिलता है, मो सेक्ट को मजबूत बनाना और उसका विस्तार करना। लू चाओगे मिशन को देखकर गंभीर हो जाता है। वो याद करता है कि मो सेक्ट को बड़ा बनाना उसके स्वर्गीय पिता का सबसे बड़ा सपना था, इसलिए वो इसके लिए अपनी जान लगा देगा। वो मिशन
मिशन की और जानकारी के लिए स्क्रीन पर क्लिक करता है। सिस्टम सेक्ट की ग्रेडिंग जांच शुरू करता है और लू चाओगे उसकी स्पेशल इफेक्ट्स की तारीफ करता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर लिखा आता है मो सेक्ट अयोग्य, अनक्वालिफाइड। लू चाओगे का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो गुस्से और सदमे में चिल्लाता है, भले ही हमारा सेक्ट कोई खास नहीं है, लेकिन सीधे अनक्वालिफाइड बोल दिया। इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बेइज्जती बहुत तगड़ी हुई है। वो सोचने लगता है कि इस दुनिया में सबसे घटिया सेक्ट भी 9th रैंक 9वें रैंक का होता है और सबसे बड़े 1st रैंक के, तो उसका सेक्ट इस लिस्ट में भी क्यों नहीं है। वो सोचता है कि इतिहास में स्पेशल रैंक भी हुआ करते थे जो अब नहीं है। उसे शक होता है कि जरूर इस साले सिस्टम में कोई बग खराबी है। तभी सिस्टम उसकी बोलती बंद करते हुए दोनों शर्तें सामने रख देता है। 1, सेक्ट में कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए जो कि पूरे हैं। 2, सेक्ट लीडर का लेवल 1st रैंक होना चाहिए, जबकि लू चाओगे अभी सिर्फ एक बिगिनर है। नीचे नोट लिखा आता है, सिस्टम में कोई बग नहीं है, बस एक खास इंसान में आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस की भारी कमी है। लू चाओगे अपना हाथ बांधकर खींचते हुए कहता है, टच, किसने सोचा था कि सारी गड़बड़ मेरे अंदर ही है। ठीक है, मुझे अपने ब्रेक थ्रू लेवल अप के लिए कल ही पहाड़ से नीचे जाना होगा। वो माहौल के बाहर रात के अंधेरे में टहलते हुए सोचता है कि अगर उसका सेक्ट अनक्वालिफाइड है तो उसे स्वॉर्ड सेक्ट के नीचे आने वाले 300 सेक्ट्स की लिस्ट से लात मारकर बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुस्कुराता है क्योंकि स्वॉर्ड सेक्ट जो टॉप 4 में से एक है के अंदर कोई ऐसा है जो असल में मो सेक्ट का वफादार है। वो सोचता है ऊंचे कनेक्शन होने का मजा ही कुछ और है। तभी वो किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। खट खट, मैं भोग प्रसाद लेकर आया हूँ, क्या तुम अंदर हो? वो हमें बताता है कि इन 10 मेंबर्स के अलावा उनके सेक्ट का एक और रहस्यमयी मेंबर है। वो एक कब्रिस्तान के पास पहुँचता है जहाँ चारों तरफ जादुई बैंगनी धुआं उठ रहा है। इस बूढ़े शख्स को 31वें सेक्ट लीडर लेकर आए थे। सदियों पहले इसकी ताकत की पूरी दुनिया में तूती बोलती थी, लेकिन अब वो यहाँ कब्रों के बीच गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। लो चाओगे चुटकी लेते हुए कहता है कि यहाँ रहने के फायदे और नुकसान दोनों है। फायदा ये है कि अगर वो बुढ़ा मर गया तो मुझे कब्र खोदने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और नुकसान ये है कि वो अंदर जिंदा है या मर गया ये कभी पता ही नहीं चलता। सुबह का सूरज उगता है और आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है मो सेक्ट के हॉल में, जहाँ बोर्ड पर लिखा है मो सेक्ट की सर्वोच्च प्राधिकारी बैठक। सामने लू चाओगे और उसकी छोटी बहन टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। वो बड़े रौब से कहता है, एल्डर लू, तो हमारे पहाड़ से नीचे जाने की बात तय रही। उसकी बहन लू डोंगली जो सेक्ट की एल्डर है, एक थकी हुई नजर से उसे देखती है और कहती है, भाई क्या तुम्हारी ओवर एक्टिंग का कीड़ा फिर से जाग गया है? लू चाओगे गुस्से में टेबल से खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, चुप रहो, सेक्ट लीडर के प्रति इस गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हारे गाल खींचकर तुम्हें सजा दूंगा। लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, डोंगली बड़ी आसानी से पीछे की तरफ झुक जाती है। लू चाओगे का हाथ हवा में रह जाता है और वो झेंपते हुए सोचता है, हद है यार, तुम सच में पीछे हट गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। डोंगली एकदम गंभीर होकर मैच्योरिटी के साथ कहती है, भाई पहले साफ साफ बताओ, तुम पहाड़ से नीचे क्यों जाना चाहते हो? बाहर बहुत खतरे हैं, पहाड़ पर रहकर शांति से साधना करना क्या बुरा है? लू चाओगे गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है, स्लैम, और जोश में कहता है, क्योंकि मुझे लेवल अप करने के लिए मैरो क्लींजिंग स्पिरिट ग्रास चाहिए। हमारे पास उसे खरीदने के लिए फूटी कौड़ी नहीं बची है, इसलिए मुझे खुद जाकर उसे खोद कर लाना होगा। ये सुनकर डोंग ली की आंखें चमक उठती है और वो खुशी से चिल्लाती है, क्या भाई तुम सच में आखिरकार लेवल अप करना चाहते हो? लू चाओगे शर्मा कर मुंह फेर लेता है। डोंग ली कहती है, तुम्हें बिगिनर रैंक पर अटके हुए कितने साल हो गए? मुझे तो लगा था तुम सच में एक बन चुके हो। किसने सोचा था कि दुनिया में सच में चमत्कार होते हैं? लू चाओगे उसे डांटते हुए कहता है, तुमने बीच में जो शब्द सेंसर किया है ना, उसे दोबारा बोलने की हिम्मत मत करना। और हाँ, सिर्फ लेवल अप ही नहीं, इस बार मैं कुछ और भी करने वाला हूँ। वो अपनी तलवार हवा में लहराकर आतिशबाजी वाले पोज में कहता है, मैं मो सेक्ट का नाम पूरी तियानशुआन दुनिया में फैला दूंगा और अपने पूर्वजों का नाम रोशन करूंगा। डोंगली अपना सिर पकड़ लेती है और सोचता है, ओह इसका बकवास ड्रामा फिर शुरू हो गया। मेरे भाई की ये शो ऑफ करने की बीमारी आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वे सब बाहर जाने के लिए मुख्य दरवाजे पर खड़े होते हैं। छोटी बच्ची शाओक्यू को
जाने का शब्द बंस खाने वाले बन जैसा सुनाई देता है और वो मजे से चिल्लाती है, बंस बंस कहाँ है। उनके साथ लू चाओगे का चेला हे टिंग भी है। रास्ते में लू चाओगे अपने साधारण कपड़ों को देखकर रोना रोता है। एल्डर लू डोंगली, क्या हमें सच में इतने आम कपड़े पहनने पड़ेंगे? इन कपड़ों में भला किसे पता चलेगा कि मैं कितना महान और आउटस्टैंडिंग संत हूँ। डोंगली उसे झाड़ते हुए कहती है, चुप रहो, तुम जितने नॉर्मल दिखोगे उतना अच्छा है। ज्यादा तड़क भड़क से दुश्मनों का ध्यान खींचता है। थोड़े मैच्योर बनो। लू चाओगे मन ही मन रोता है कि उसकी बहन कुछ ज्यादा ही समझदार है। तभी पीछे से कुछ अजीब और रहस्यमयी आंखें उन पर नजर रख रही होती है और कोई बुदबुदाता है, तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? वो लड़का हमेशा की तरह बहुत शोर मचा रहा है। वे सब एक विशाल उड़ती हुई हरी पत्ती पर सवार होकर आसमान में उड़ रहे हैं। चेला चिल्लाता है, मास्टर नीचे का जंगल तो पूरा लाल है। लू चाओगे बताता है, यही फॉरेस्ट ऑफ फ्लेम्स आग का जंगल है जहाँ हमें वो जादुई घास मिलेगी। पत्ती पर बैठे बैठे लू चाओगे काफी देर से एक ही पोज में आंखें बंद किए बैठा है। छोटी बच्ची पूछती है, मास्टर सेक्ट लीडर इतनी देर से किस सोच में डूबे हैं? डोंगली झूठ बोल देती है, वो साधना मेडिटेशन कर रहे हैं। हर सच्चे कल्टीवेटर को स्थिर बैठना आना चाहिए। शाओक्यू, तुम्हें उनसे कुछ सीखना चाहिए। बच्ची की आंखों में सितारे चमकने लगते हैं। वाह, सेक्ट लीडर कितने अमेजिंग है, मैं भी भविष्य में ऐसे ही ध्यान लगाऊंगी। लू चाओगे अंदर ही अंदर ध्यान नहीं बल्कि सिस्टम के मिशन चुन रहा था। उसके सामने 4 चमकती हुई तलवारें विकल्प आती है, येलो, ब्लू, पर्पल और ऑरेंज। वो सोचता है कि पिछले जन्म के गेम की तरह ही यहाँ भी लेवल अप मिशन आ गए हैं। अब इनमें से कौन सा चुना जाए? वो खुद को समझाता है कि ज्यादातर आम और कायर प्लेयर्स येलो मिशन चुनते हैं क्योंकि वो आसान और जल्दी पूरा होने वाला होता है। आसमान से 2 रहस्यमयी शख्सियतें अदृश्यता की तकनीक का इस्तेमाल करके नीचे उतर रही है। आज हवाएं भी काफी तेज चल रही है। नीचे उतरते ही हमारे सामने आता है एक युवक जिसका नाम यूए है। वो अपने मास्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा घबराकर पूछता है, मास्टर निंग, अगर हम उनके इतने करीब रहकर पीछा करेंगे तो क्या उन्हें हमारे यहाँ होने का पता नहीं चल जाएगा? यूए की बात सुनकर उसकी मास्टर बैंगनी बालों वाली एक बेहद खूबसूरत और चुलबुली महिला हंसते हुए जवाब देती है। वो एक मजेदार और अजीब उदाहरण देते हुए कहती है, अरे छोड़ो भी, अगर मैं उस छोटी बच्ची डोंग ली के ठीक सामने जाकर अपने सारे कपड़े भी उतार दूं, तब भी वो मुझे नहीं देख पाएगी। मास्टर की ऐसी बेबाक और अजीब बातें सुनकर यूए के चेहरे पर पसीना छूट जाता है। वो अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, मास्टर आपको हर बात में ऐसे अजीब और अजीबोगरीब उदाहरण देने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर निंग अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर मुस्कुराती है और यूए से पूछती है, वैसे मैं ये जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ, तुम यहाँ किस वजह से आए हो? क्या तुम तारीफ करने आए हो या फिर जलन के मारे चुपके से लू चाओगे को अगले लेवल पर प्रमोट होते हुए देखना चाहते हो? यूए का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। वो सीधे अपनी मास्टर की आंखों में देखता है और अपने दिल का सबसे बड़ा सच बयां करता है, अगर मुझे सच ही बताना है तो ये सिर्फ नफरत है। ये सुनकर मास्टर निंग बिल्कुल भी हैरान नहीं होती बल्कि मुस्कुराते हुए कहती है, नफरत? किंग जो की युवा पीढ़ी के सबसे बेहतरीन और बेदाग स्वॉर्ड मास्टर, फ्लॉलेस स्वॉर्ड मास्टर की नफरत पाना वाकई उस लड़के लू चाओगे के लिए कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद वे दोनों हवा को चीरते हुए एक बड़े से पत्ते जैसे उड़ने वाले जादुई यंत्र फ्लाइंग वेसल पर सवार होकर आसमान में आगे बढ़ जाते हैं और नीचे सिर्फ लाल बत्तियों वाले पेड़ों का खूबसूरत जंगल दिखाई देता है। दूसरी तरफ कहानी के मुख्य नायक लू चाओगे की एंट्री होती है। वो अपने साथियों के साथ फॉरेस्ट ऑफ फ्लेम्स में कदम रखता है और कड़क आवाज में हिदायत देता है, हम यहाँ सिर्फ मैरो क्लींजिंग ग्रास लेने आए हैं और उसे पाते ही तुरंत निकल जाएंगे, इसलिए कोई भी यहाँ वहाँ टाइम पास नहीं करेगा। यहाँ कई जंगली मॉन्स्टर्स है, सब सावधान रहना। तभी लू चाओगे अचानक मुड़कर अपनी छोटी बहन लू डोंग ली की तरफ शक भरी नजरों से देखता है। वो कहता है, लू डोंग ली, क्या तुम अपनी कल्टीवेशन छिपा रही हो? जिस तरह तुम अभी इतनी स्थिरता से जमीन पर लैंड हुई वो तुम्हारे मौजूदा लेवल के बस की बात नहीं है। भाई की बात सुनकर लू डोंग ली के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो अपनी जादुई तलवार को कसकर पकड़ती है और हकलाते हुए हंसकर बात टालने की कोशिश करती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ 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 हाँ। डोंग ली की इस झूठी हंसी को देखकर लू चाओगे का चेहरा अजीब बन जाता है। वो मन ही मन सोचता है, तुम्हारी चोरी तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखी है। जैसा कि मैंने सोचा था, मर्दों को सिर्फ खुद पर भरोसा करना चाहिए, छोटी बहनों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। चाओगे बात को आगे न बढ़ाते हुए कहता है, चलो छोड़ो, पहले मैरो क्लींजिंग ग्रास ढूंढते हैं। डोंग ली राहत की सांस लेती है और खुशी खुशी कूदते हुए कहती है, ठीक है भाई, मैं आगे के रास्ते चेक करती हूँ। उनके पीछे उनका एक साथी एक छोटी बच्ची को अपने
कंधों पर बैठाए चल रहा है। तभी लू चाओगे के सामने उसका सिस्टम इंटरफेस खुलता है जिसमें मिशन लिखा होता है, लेवल 10 के एक वाइल्ड मॉन्स्टर बॉस लेवल को हराए। चाओगे मन ही मन सोचता है कि मजबूत बॉस ढूंढना तो आसान है क्योंकि वे हर जगह भरे पड़े हैं, लेकिन ऐसा कमजोर लेवल 10 का बॉस ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल काम है। तभी अचानक उन्हें अपनी मंजिल मिल जाती है। एक पेड़ की छाव में एक नहीं बल्कि पूरे 3 मैरो क्लींजिंग ग्रास चमक रहे होते हैं। कंधों पर बैठी छोटी बच्ची शाओक्यू अपनी नाक सिकोड़ते हुए सूंघती है और लार टपकाते हुए कहती है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, शाओक्यू को इसे खाना है। डिंग! अचानक लू चाओगे की आंखें फड़ी की फटी रह जाती हैं। झाड़ियों के अंधेरे में एक खतरनाक लाल आंख चमकती है। चाओगे तुरंत चिल्लाता है, कोई हिलेगा नहीं, सामने एक जंगली मॉन्स्टर है। डोंग ली भी डरकर अपनी तलवार निकाल लेती है। मॉन्स्टर चाओगे जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाता है, सिस्टम से आवाज आती है, मिशन टारगेट लॉक हो गया है। लेकिन तभी लू चाओगे का रूप अचानक बदल जाता है। वो हवा में हाथ लहराते हुए बेहद घमंडी अंदाज में चिल्लाता है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये जादुई घास तो मैं ही खाऊंगा। अब इसे मुझसे ईसा मसीह जीसस भी नहीं छीन सकते। उसे इस तरह बहकी बहकी बातें करते देख डोंग ली अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे भाई का पागलपन का दौरा फिर से शुरू हो गया। हाँ, संप चाओगे बिना डरे तेजी से झाड़ियों की तरफ कदम बढ़ाता है। वो सोचता है कि उसकी जादुई किस्मत लक स्टैट वाकई कमाल की है जो उसे एक ही जगह घास और मिशन का मॉन्स्टर दोनों मिल गए। दूर छिपा यूए उसे इस तरह सीधे मौत के मुंह में जाते देख हैरान रह जाता है। क्या ये लड़का पागल है? हमें मॉन्स्टर का लेवल तक नहीं पता और ये सीधे रश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ छोटी शाओक्यू अपनी आंखों में चमक लाते हुए बड़े चाव से चाओगे को देखती है और कहती है, सेक्ट लीडर कितने कूल है। लू डोंग ली अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेती है और पूरी तरह अलर्ट हो जाती है। वो सोचती है, चलो छोड़ो, अगर मॉन्स्टर कमजोर हुआ तो मैं भाई को लड़ने दूंगी, लेकिन अगर वो बहुत मजबूत हुआ तो मैं उसे अपने एक ही वार से तुरंत जान से मार दूंगी। मुझे हर हाल में तैयार रहना होगा। दूर झाड़ियों में छिपे यूए को अपनी जादुई समझ से मॉन्स्टर की ताकत का अंदाजा हो जाता है। वह अपनी मास्टर निंग से कहता है, मास्टर, मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये मॉन्स्टर रैंक 9 पर है और इसने बिगिनर्स रैंक भी हासिल कर ली है। मास्टर निंग मुस्कुराते हुए पूछती हैं, तो फिर तुम्हारे हिसाब से लू चाओगे अब क्या करेगा? यूए बड़े जानी बाबा की तरह जवाब देता है, वे दोनों एक ही लेवल पर हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स की बॉडी कल्टिवेटर से ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए सबसे सही तरीका ये होगा कि पहले उसे जाल में फंसाकर बाहर निकाला जाए और फिर एक ही झटके में उसका काम तमाम किया जाए। मास्टर निंग कहती है, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तभी लू चाओगे सामने से आवाज लगाता है, ओह, मुझसे एक बड़ी भूल हो गई। ये देखकर यूए और मास्टर निंग दोनों के चेहरे अजीब बन जाते हैं। यूए अपना सिर पीटते हुए सोचता है, इस लड़के के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो सीधा जा रहा है। जैसे ही चाओगे पेड़ के पास पहुंचता है, पेड़ के ऊपर से एक विशाल और भयानक अजगर नीचे आता है। सिस्टम तुरंत उसका नाम दिखाता है, ब्लैक पैटर्न स्नेक, लेवल 10, रैंक प्री बॉस लेवल। सिस्टम पर एक गहरा विचार लिखा आता है, एक समझदार शिकारी हमेशा खुद को शिकार की तरह दिखाता है। सांप को चाओगे के ऊपर हमला करते देख छोटी शाओक्यू और उसका साथी डर के मारे चिल्ला उठते हैं, सेक्ट लीडर बचिए। सांप चाओगे को दबोचने के लिए नीचे झपटता है, लेकिन चाओगे के चेहरे पर कोई डर नहीं है। वो मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों में काली जादुई ऊर्जा इकट्ठा करता है और सोचता है, प्री बॉस लेवल है, जरूर ये किसी ऊंचे खानदान के मॉन्स्टर का खून है। सांप अपना विशाल और नुकीला मुंह खोलकर चाओगे को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चाओगे अपनी उंगली से एक तेज नीली रोशनी की तलवार फिंगर और ब्लेड हवा में लहराता है। वो चिल्लाता है, तुम मुझे खाना चाहते हो? मैं तुम्हारा सिर मार मार कर टेढ़ा कर दूंगा। स्लैश शाश। एक ही झटके में वो सांप के सिर को 2 टुकड़ों में चीर देता है। सांप का खेल एक ही सेकंड में खत्म हो जाता है। दूर छिपा यूए झटके से खड़ा हो जाता है। मास्टर निंग उससे पूछती है, क्या हुआ? तो यूए हथलाते हुए अपनी गर्दन खुजलाता है, का कुछ नहीं है। लेकिन यूए मन ही मन अंदर तक हिल चुका था। वो अपने हाथ को देखते हुए सोचता है, ये कैसे हो सकता है? इतने साल बीत जाने के बाद भी मेरा शरीर उसके उस वार को देखकर डर से खुद ब खुद कांप उठा। यहाँ यूए के बचपन की यादें फ्लैशबैक दिखाई जाती हैं। बचपन में यूए दूसरे बच्चों को डरा रहा था और खुद को महान स्वॉर्ड मास्टर बता रहा था। तभी लू चाओगे वहाँ आता है और यूए के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। चाओगे उससे कहता है, जो भी मुझसे बाद